तो हेलो नेमिस्ट्रियंस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक के बारे में। बोर्ड एग्जाम के अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो 3 मार्क्स के इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन ही आएगा 3 मार्कर। और 1 घंटे में हम ये टॉपिक को ख़त्म करेंगे और 1 घंटे में 3 मार्क ले आना एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि पॉलीमर किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ये है पॉलीमर की परिभाषा। जो पॉलीमर शब्द है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है पॉली एंड द अदर वर्ड इज मर। पॉली मतलब होता है मेनी, मर मतलब होता है यूनिट, यानी कि मेनी यूनिट्स। जो कई सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर इन जनरल। परिभाषा की बात करें तो पॉलीमर यानी कि बहुलक वो वृहद अणु होता है जो कि बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों, उन छोटी इकाइयों को जिन्हें क्या कहा जाता है, एकलक कहते हैं। इन छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है, एकलक कहा जाता है, कि पुनरावृत्ति से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। तथा यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। बहुलक किसे कहते हैं पूछा सकता है, बहुलीकरण भी किसे कहते हैं पूछा सकता है। सेम चीज है, बस थोड़ा सा पैटर्न को अलग करके लिखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। फिर से रिपीट, ये पूछा जा सकता है। बहुलीकरण किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं कि वृहद अणु जो कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों से जिन्हें एक लाख कहा जाता है उनसे उनके पुनरावृत्ति से बनता है, इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। और जो बना है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, ओके। इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन के यूज हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये जो पॉलीथीन है उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी कि जिससे मिलके बना है, जिसको हम लोग एक लग कहते हैं, वो होता है एथीन। एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं एथीन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एथीन। तो एथीन की जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पुनरावृत्ति से। यानी कि मान लो हमारे पास एन एथीन के अणु हैं और इन एन एथीन के अणुओं को बार बार रिपीट किया जाए तो क्या होगा, ये जो एथीन के अणु हैं आपस में जुड़ना चालू कर देंगे, लगातार चेन वाइज जुड़ते जाएंगे। और चेन वाइज जुड़ने के कारण ये जो डबल बॉन्ड है अब वो खत्म होके इसके चारों ओर यानी कि दोनों ओर लंबी श्रृंखला जुड़ते जाएगी। तो यहाँ पे देख रहा होगा NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड को यहाँ पे दिखाया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। और ये जो बॉन्ड है इसको ब्रैकेट से बाहर ही दिखाया जाता है, राइट। ब्रैकेट से बाहर ही दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इधर चेन और बढ़ रहा है और इधर भी चेन और बढ़ रहा है। तो इनका बहुलीकरण करने पर ये जो N है देखिए यहाँ पे लग गया है, यानी कि N अणु आपस में जुड़ रहा है और इस तरह से ये बन गया पॉलीथीन। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड को हटाओ और डबल बॉन्ड को हटाने के बाद क्या करना है, उस डबल बॉन्ड के स्थान पे सिंगल बॉन्ड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कर लो और एक बॉन्ड इधर बना लो, एक बॉन्ड इधर बना लो। इसका मतलब इधर लंबा चेन है, इधर भी लंबा चेन है। और क्या करो, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो सीधा और यहाँ पे N अणु लिख दो, क्योंकि N अणु यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट सिंपल। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। ये है हमारा बहुलक और इस बहुलक का नाम क्या है, पॉलीथीन। और इसका एकलक का नाम क्या है, एथीन। ठीक है, ये एकलक है, एकलक का नाम क्या है, एथीन। और ये जो बना है बहुलक इसका नाम क्या है, पॉलीथीन। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण। दैट सिंपल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैंने टाइम लिया। अब आगे का एकदम शॉर्ट में हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए, बहुलक के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। जो बहुलक बना है ना उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत यानी कि उस बहुलक को कैसे प्राप्त किया है उसके आधार पर। तो बहुलक को प्राकृतिक बहुलक भी हो सकता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक भी हो सकता है और संश्लेषित बहुलक भी हो सकता है। आगे देखते हैं, देखेंगे डिटेल से। संरचना के आधार पर बहुलक को बांटा गया है, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक और तिर्यक बहुलक। उसके बाद बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, जो बहुलीकरण हम लोग किए हैं वो उसके आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, योगात्मक और संघनन। आगे इनके भी प्रकार हैं, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसके बाद जो एकलक हैं उनमें आणविक बल किस तरह का है उसके आधार पर भी इनको बांटा गया है। जो बहुलक बना है उस बहुलक में उपस्थित एकलकों के मध्य जो आणविक बल है उनके आधार पर इनको इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इनमें बांटा गया है। आखिरी के जो 2 हैं इनको कई बार पूछा भी जा चुका है। खैर, इन सबको हम लोग डिटेल से भी समझते हैं। सबसे पहला स्रोत के आधार पर देखते हैं। स्रोत के आधार पर जैसे मैंने पहले ही बताया था 3 प्रकार का है, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित। प्राकृतिक का मतलब यह है कि ऐसे बहुलक जिसको हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं। नेचर से यानी कि जिसको हम लोग नहीं बनाएंगे, जो प्रकृति में पहले से ही है। अब वो प्रकृति में पहले से है, वो चाहे प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले। तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे कि जंतु पादप से प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुलकों को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। एग्जाम्पल है उसका प्रोटीन और सेल्यूलोस। ये सब ऑलरेडी हम लोग उसको नहीं बनाए हैं, ये पहले से ही दुनिया में मौजूद है, प्रकृति में मौजूद है। इसलिए ऐसे बहुलकों को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक।
अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित मतलब क्या है कि उसको प्रकृति से कुछ भाग उसका प्राप्त होगा, लेकिन उसमें कुछ गुणों में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी कि कुछ भाग प्रकृति से प्राप्त भी हुआ है और कुछ भाग हम लोग बनाते हैं। तो ऐसे बहुलक को हम लोग बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। अर्ध मतलब आधा, संश्लेषित मतलब निर्माण करना, जिसका निर्माण क्या, आधा निर्माण हम लोग किया है, आधा प्रकृति से निर्माण होके प्राप्त हुआ है हमको। तो प्राकृतिक बहुलकों को, यानी कि इससे बनेगा, ये पहले वाले से मिलेगा। प्राकृतिक बहुलकों में अल्प परिवर्तन करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि देखो सेल्यूलोज एसीटेट, तो सेल्यूलोज तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन इसमें एसीटेट हम लोग जोड़ते हैं और इसको रेयान कहा जाता है। याद रखना, रेयान। ठीक है, ये आ भी सकता है। रेयान क्या है? तो सेल्यूलोज एसीटेट है। ठीक है। और एक और है सेल्यूलोज नाइट्रेट। देखो सेल्यूलोज में फिर से थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग ये बना लिए, तो यह है अर्ध संश्लेषित। प्रकृति क्या है? पूर्ण रूप से प्रकृति मिलेगा। अर्ध संश्लेषित क्या है? प्रकृति से जो प्राप्त है उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन करते हैं। और लास्ट क्या है? संश्लेषित। इसमें प्रकृति से कुछ प्राप्त नहीं है, इसको पूरा का पूरा हम लैब में बनाएंगे। ठीक है। तो मानव द्वारा प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से बनाया जाता है। जैसे कि क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन का कुछ भी हिस्सा हमको नहीं मिलता प्रकृति में, हम लोग को पूरा पॉलीथीन लैब में बनाना पड़ता है, लैब या फैक्ट्री। जैसे कि नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, इन सबको हम लोग खुद बनाते हैं। प्रकृति में इसका एकलक नहीं मिलता है या इसका बहुलक नहीं मिलता है, इसको स्वयं 100% हम लोग मैन मेड है ये, इसलिए इसको कहते हैं संश्लेषित। तो ये 3 प्रकार है, परिभाषा पूछा सकता है उदाहरण के साथ, याद कर लेना है। राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। संरचना के आधार पर मैंने बताया था 3 प्रकार के होता है। एक होता है रेखीय, एक होता है शाखित, एक होता है तिर्यक। ठीक है। रेखी को लीनियर भी कहते हैं, शाखित को ब्रांच्ड बोलते हैं, तिर्यक को क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। रेखी मतलब क्या होता है? ऐसे बहुलक जो सिंपल एक चेन में रहते हैं, जिसके एकलक लगातार चेन में जुड़ते जाते हैं, कोई ब्रांच ब्रांच नहीं रहता, एकदम सीधा चेन में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। ऐसे बहुलकों को रेखीय बहुलक बोलते हैं। जैसे कि पीवीसी। पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बारे में पढ़ूंगा भी आगे डिटेल से। और इससे क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीमर का निर्माण होता है। हाई डेंसिटी पॉलीमर को शॉर्टकट में ना एचडीपी भी कह देते हैं। एचडीपी बनता है इससे। लीनियर पॉलीमर जो, या फिर एचडीपी होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है, ये पूछा जा चुका है ना, हाई डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है। तो ये रेखीय बहुलक होता है। तो एकलक आपस में जोड़ते हैं, और कैसे जोड़ते हैं? लंबी श्रृंखला में जोड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं शाखित। शाखित या ब्रांच क्या होता है? ब्रांच निकला रहेगा सिंपल सा। देखो यहाँ पे 2 बना हुआ, लेकिन ये दोनों ब्रांच आपस में नहीं जुड़े हैं ना, इन दोनों को नहीं जुड़ना है। ये ब्रांच रहेंगे लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांचेस में निकला होगा लेकिन आपस में नहीं जुड़ा होगा ये ब्रांच। देखो इसका भी ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है, इसका भी ये वाला ब्रांच है, लेकिन ये दोनों ब्रांच आपस में जुड़ेंगे, सेपरेट सेपरेट ब्रांच है। तो लंबी शाखित चैन रहेगा। एकलक आपस में किस तरह से जुड़ेंगे? एकलक तो जुड़ेंगे, चैन भी बनाएंगे, लेकिन ब्रांच भी बनाते जाएंगे, चैन भी बनाते जाएंगे, ब्रांच भी बनाते जाएंगे। और इसमें एलडीपी है। एलडीपी यानी कि लो डेंसिटी पॉलीमर। ये देखिए, नॉर्मल चैन से क्या बनता है? हाई डेंसिटी पॉलीमर। और ब्रांच वाला से क्या बनता है? लो डेंसिटी पॉलीमर बनता है। इसका एग्जांपल क्या है? ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये भी बताऊंगा आगे। ब्यूना एस और ब्यूना एस एन और ब्यूना एस क्या है, याद करते जाना एग्जाम्पल को। ठीक है अभी। नेक्स्ट देखते हैं तिर्यक यानी कि क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा? इसमें जो बहुलक है वो एकदम जाल की तरह जुड़ेंगे। जैसे कोई बैडमिंटन खेलता है या वॉलीबॉल खेलता है, उसका जो नेट देखे होंगे, पूरा हर लाइन पूरा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है ना, उस तरह से ये देखो पूरा क्रॉस लिंक्ड है। ये दोनों लेयर जुड़ा है, फिर ये दोनों जुड़ गया, फिर ये भी जुड़ गया, फिर आपस में पहला और तीसरा लाइन भी जुड़ गया, पहला दूसरा जुड़ा है, दूसरा तीसरा जुड़ा है, फिर पहला तीसरा जुड़ा है। इस तरह से आपस में सभी लेयर्स जो है वो क्रॉस लिंक्ड होता है, त्रिविम जाल की तरह होता है। देखिए एकलक आपस में कैसे जुड़े होते हैं? त्रिविम जाल की तरह जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है इसका? बैकेलाइट एंड मेलेकाइट। बैकेलाइट को मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुलीकरण के आधार पर, बहुलीकरण किस प्रोसेस के आधार पर करते हैं उसके आधार पर। तो एक होता है योगात्मक पॉलीमर या योगात्मक बहुलक, एडिशन पॉलीमर जिसको कहा जाता है। योगात्मक बहुलक कौन होता है? ऐसे एकलक, ध्यान सुनना ना, ऐसे एकलक जिसमें या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। वो क्या करते हैं? वो डबल बॉन्ड जब आपस में जुड़ते जाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया था पॉलीथीन का, ये देखो, ये पॉलीथीन में क्या था? डबल बॉन्ड था। तो ये क्या होता है? आपस में जुड़ने के लिए क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं और आपस में लगातार जुड़ते आते हैं। यानी कि ये इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, ये इस तरह से लगातार जुड़ते जाएंगे, चैन बनाते जाएंगे। इसलिए इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी ऐसा होगा, सेम टू सेम। तो ऐसे बहुलक जो डबल बॉन्ड
जिसके एकलक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो आपस में लगातार चेन बनाते बनाते जुड़ते जाते हैं। ऐसे बहुलकों को योगात्मक बहुलक कहते हैं। अब ये जो योगात्मक बहुलक है ना, वो फिर से दो प्रकार का होता है। एक होता है समबहुलक, एक होता है सहबहुलक। एक क्या होता है सहबहुलक, एक क्या होता है समबहुलक। समबहुलक क्या होता है? ऐसे बहुलक जिनके जो एकलक हैं वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, जिनमें एक ही प्रकार के एकलक, समान एकलक पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं समबहुलक। लेट्स से कि हमारा जो एकलक है वो ए है, तो ए ए ए आपस में जुड़ के ये इस तरह से एक बहुलक बनाएगा जिसमें ए ही रहेगा। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में जो दोनों बहुलक हैं या और भी जो एन बहुलक हैं, तो सॉरी एन एकलक होंगे, वो सभी एथीन के ही होंगे। ठीक है, तो एथीन ही आपस में जुड़ के पॉलीथीन बना रहा है। ये बन गया पॉलीथीन। खाली CH2 ये भी सेम है दोनों, देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेम। सहबहुलक क्या होता है? इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक होते हैं। तो एक एकलक मान लो ए है, तो दूसरा एकलक बी होगा, तो तीसरा सी होगा, तो चौथा डी होगा। जितना भी होगा सब अलग अलग प्रकार का होगा। दो भी हो सकता है एकलक, दो से अधिक प्रकार का भी हो सकता है। तो एटलीस्ट दो प्रकार का तो हो गए। तो आपस में जोड़ के एबीसीडी टाइप का बना देंगे, एबीसी टाइप का बना देंगे। उदाहरण के लिए ब्यूना एस, ब्यूना एन, वही सब है। तो यहाँ पे देखो, ब्यूना एस जो होता है वो दो प्रकार के एकलक से मिलकर बनता है। एक ब्यूना यानी कि ब्यूटाडाइइन, और दूसरा एस यानी कि स्टायरिन। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाला, ये स्टायरिन है, ये पूरा का पूरा स्टायरिन है, और ये है ब्यूटाडाइन। तो ये ए प्रकार का है, ये बी प्रकार का है, दो अलग अलग प्रकार के एकलक है ब्यूनास बहुलक में। तो ऐसे बहुलक को कहा जाता है सहबहुलक। क्या आ सकता है? पूछा जा सकता है कि सहबहुलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सहबहुलक का परिभाषा देना होगा, उदाहरण देना पड़ेगा। समबहुलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इसका उदाहरण देना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा। राइट, दैट सिंपल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके, आगे है ये ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एन क्या होता है, ये बता दिया हूँ पूरा। देखो ब्यूना एस जो होता है इसका पूरा नाम ब्यूटाडाइइन होता है, और स्टायरिन। ब्यूना यानी कि BU यानी कि ब्यूटाडाइइन, ये जो दिख रहा है, और एस इज फॉर स्टायरिन। ठीक है, ये देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये है ब्यूटाडाइइन, ये चार कार्बन वाला, जिसको IUPAC से नाम जिसका होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, क्योंकि 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको कहा जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन। शॉर्ट में ब्यूटाडाइन बोल देते हैं, बट IUPAC इज 1,3-ब्यूटाडाइन, एंड दिस इज स्टायरिन। ठीक है, तो N संख्या में ब्यूटाडाइन और N संख्या में स्टायरिन आपस में बहुलीकरण करते हैं। ये देखो ये बहुलीकरण हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यानी कि ये जो एकलक है दो प्रकार के, ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के बनाते हैं ब्यूनास। तो ये जुड़ के देखो, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड कर देना। जोड़ने का तरीका क्या है, ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड आ गया। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड कर देना। 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद फिर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, देखो सिंगल बॉन्ड आ गया। अब ये वाला हिस्सा को जोड़ना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये देखो जुड़ गया। ये वाला हिस्सा CH, ये रहा ऊपर में PH। हाँ, ये PH क्या है, ये बेंजीन ही है। PH मतलब क्या होता है, ये फेनिल वाला हिस्सा होता है इस तरह से। तो शॉर्ट में हम लोग इसको चाहे तो यहाँ भी PH कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी बेंजीन बना सकते हो। दोनों ही एक ही बात है, इसलिए मैंने दोनों बार अलग अलग लिखा। ठीक है, चाहो तो यहाँ भी ये बना सकते हो ऐसा बेंजीन वाला डायग्राम, और चाहो तो यहाँ PH भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मत करना, सिंगल बॉन्ड करना, क्योंकि ये इधर और भी चेन से जुड़ेगा। तो जानबूझ के बाहर करना ब्रैकेट से इधर वाला बॉन्ड को भी, इधर वाला बॉन्ड को भी, और यहाँ नीचे में क्या लिखना है। अब इसका उपयोग क्या है, जो ब्यूना एस बना है इसका नाम क्या है, ब्यूना एस। इस पॉलीमर का नाम क्या है, ब्यूना एस। ब्यूना एस आ सकता है एग्जाम में इस बार। ठीक है, बहुत प्रबल चांसेस है आ सकता है। तो ब्यूनास का उपयोग क्या है, इसका उपयोग है टायर निर्माण में, इसका उपयोग किया जाता है फुटवेयर यानी कि चप्पल जूता वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, और केबल कवर। ठीक है, जो केबल वगैरह होता है, जो वायर्स वगैरह होते हैं, उनका ऊपर का जो इंसुलेटेड कवर रहता है ना, जो तार हम लोग छीलते हैं उसके बाद तो निकलता है मेटल वाला जो वायर रहता है, तो ऊपर का जो इंसुलेटिंग कवर होता है, कुचालक जो कवर होता है ना, वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है ब्यूनेस का। राइट, ब्यूना एन देख लेते हैं आगे। सेम टू सेम है, बस एन की जगह में एक्रिलोनाइट्रल आ जाएगा, बस एक ही अंतर है। अब देखो ये ब्यूना एन, अगेन ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, फिर से वही है सेम टू सेम, बस ये एन जो है ना वो बदलेगा। एन की जगह में क्या हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्रॉल। एक्राइलोनाइट्रॉल, एन फॉर मतलब होता है साइनाइड या नाइट्राइल। साइनाइड को नाइट्राइल भी कहा जाता है, याद रखना। नाइट्राइल कहा जाता है साइनाइड को, CN ग्रुप को। और CN ग्रुप को कहाँ जोड़ देना है, CH के ग्रुप में जोड़ देना है।
बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे पहले में क्या था, पहले में यहाँ पे बेंजीन हुआ करता था, देख लो वही CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH में PH, सेम वही है, बस यहाँ पे क्या आ गया, CN आ गया अभी, ये देख लो सेम CN आ गया, बाकी कोई अंतर नहीं। हाँ एक अंतर और है, पहले समानता को समझ लेते हैं। वही बात, जहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको सिंगल करोगे, जहाँ सिंगल था, ये सिंगल है तो डबल करोगे, यहाँ डबल है तो सिंगल करोगे, और CH को जोड़ दोगे इस तरह से, ठीक है। ये CH2 होना चाहिए था मेरे ख्याल से, वेट मिनट ना, 2 3, यस ये CH2 होगा, CH2 CH CN। हाँ, दोनों में क्या अंतर है, ब्यूना एस में क्या था, ब्यूना एस में ऐसा था, CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे CH इस तरह से था, और यहाँ पे PH, और ये N कर देते हैं, ये ऐसा था। ये है ब्यूना एस। दोनों को साथ में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अंतर समझ पाओ। दोनों में अंतर क्या है, जो ब्यूना एन है ना उसमें आखिरी वाले में CH है और उसमें CN है, देख लो। और ब्यूना एस में क्या है, सेकंड लास्ट में आखिरी से ठीक है पहला वाला CH है और उसमें PH है, या बेंजीन है, इस PH के जगह में चाहो तो बेंजीन भी बना सकते हो इस तरह से, जैसा ठीक लगे वैसा करना, दोनों ही सही है, ठीक है। ये देख लो, ये अपना ब्यूना एस CH और ये बेंजीन, और बाद में CH2 है। ये रहा अपना ब्यूना एन, ब्यूना एन में क्या लास्ट में CN है, CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ठीक है, और नाइट्राइल है इसीलिए ये N लिखा गया है, ब्यूना एन, ठीक है। एक्रिलोनाइट्रॉल कहा जाता है इसको, जैसे यहाँ पे बेंजीन आता है तो स्टायरिन कहते हैं, उसी तरह से जब साइनाइड आता है तो उसको एक्राइलोनाइट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। तो नाम को याद रखना पड़ेगा, ब्यूटाडाइन एन एक्राइलोनाइट्रॉल, तो ये ब्यूना एन, ठीक है। दोनों सेम है, ब्यूना एस ब्यूना एन, बस यहाँ पे अंतर इसी का है, एक्राइलोनाइट्रॉल और स्टायरिन का। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसका यूज जो है वो पेट्रोल रेजिस्टेंट बनाने में, ऑयल रेजिस्टेंट बनाने में, लुब्रिकेंट रेजिस्टेंट बनाने में, रेजिस्टेंट मतलब जिसमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब पेट्रोल का कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा पदार्थ बनाने में, ठीक है। कार्बनिक विलायकों के प्रति भी रेजिस्टेंट होता है, ऐसे पदार्थ बनाने में किया जाता है ब्यूना एन का उपयोग, राइट। इस तरह से ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है वो खत्म होता है, उपयोग वगैरह को याद कर लेना, ठीक है, सबको याद करना जितना बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, संघनन बहुलक। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, बहुलीकरण के आधार पर दो प्रकार का पढ़े, एक एडिशन यानी कि योगात्मक बहुलक, और ये संघनन बहुलक दूसरा प्रकार। योगात्मक बहुलक का फिर वो प्रकार पढ़े थे, प्रकार का प्रकार पढ़े थे, अभी संघनन बहुलक के बारे में पढ़ रहे हैं। संघनन मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो अणु आपस में जुड़ते हैं लेकिन छोटे छोटे कुछ अणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे कुछ अणु जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब विलोपित होते हैं यानी कि बाहर निकल जाते हैं। मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम H2O जो है ना वो ही बाहर निकलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। हम लोग जितने एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसी में उसमें तो ये संघनन बहुलक आ सकता है। संघनन बहुलक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त एकलक, यानी कि ऐसे एकलक जिसमें दो से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह है, तो उनके इकाइयां यानी कि उनके यूनिट्स आपस में जुड़ के पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, और सरल अणु को करते हैं, बहुलीकरण करते हैं। तो सरल अणु जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, ये सब निकलते हैं और फिर हमको बहुलक प्राप्त होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए नायलॉन 66, नायलॉन 66 में क्या होता है, हमारे पास ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है इसका नाम, ठीक है। इसका नाम अगर जानना है तो यह है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, वैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे भी। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है और यह है एडिपिक एसिड। इन दोनों का जब हम बहुलीकरण करते हैं, देखो दोनों में अलग अलग क्रियात्मक समूह है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, एमीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो दोनों में अलग अलग, वही तो लिखा है, दो या अधिक क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का क्रियात्मक समूह है। तो इनका जब हम बहुलीकरण करते हैं तो छोटा अणु निकलेगा, कौन सा अणु निकलेगा, वाटर का अणु निकलेगा। कहाँ से वाटर निकलेगा भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से NH2 लिखा है ना, तो NH2 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दो ठो हाइड्रोजन लिख देते हैं NH2 को, NH2 को अलग अलग लिख देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये आपस में H2 बना के निकल जाएगा। सिमिलरली इधर भी वैसे ही होगा, तो यहाँ पे भी H बचेगा, यहाँ पे तो NH2 है ना, तो दो ठो इसको भी तो लिख सकते हैं ऐसे, आगे समझाएंगे और भी डिटेल से। तो यहाँ भी दो ठो H है, तो इसमें भी एक H निकल जाएगा, यहाँ बगल में फिर से ये जो आएगा उसके साथ। तो इस तरह से यहाँ भी HN बचेगा और CH2 6,
फिर ये NH एक फेज तो चला गया पानी में, फिर यहाँ पे ये OH भी चला गया, क्या बचा CO, फिर CH2 4, और यहाँ भी COO ही बचेगा क्योंकि यहाँ का जो OH है इधर आने वाले जो एकलक काणु है उसके साथ निकल लेगा। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं नायलॉन 66। क्यों बोलते हैं, क्या होता है, सब अभी डिटेल से देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट ना, नायलॉन 66 अलग से आ सकता है, टिप्पणी लिखिए नायलॉन 66 ऐसा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो ये देखो हेक्सामेथिलीन डायमीन यानी कि हेक्सामेथिलीन CH2 के 6 अणु हैं। हम लोग चाहते तो इसको ऐसे भी लिखते, H2N, फिर 6 बार CH2 लिखते, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, इस तरह से 6 बार लिखते। तो 6 बार ना लिख के क्या कर दिया गया, एक CH2 लेके ब्रैकेट बना के उसको 6 कर दिया गया, ये इस तरह से। इसका नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन। ठीक है, यानी कि मेथिलीन यानी होता है CH2, मेथिलीन यानी क्या होता है CH2, हेक्सा मतलब 6, 6 मेथिलीन है। डाइएमीन, एमीन मतलब ये रहा डाइएमीन, ये NH2 दो ठो है, डाइएमीन दो ठो है। और ये है एडिपिक एसिड, इसका नाम क्या है, एडिपिक एसिड, ये रहा COH, और अगेन CH2 4, फिर से वो CH2 4 यानी कि 4 2 CH2 है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, ऐसे 4 फिर नीचे में COH। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो वही जो मैंने बता चुका हूं वही होगा, क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन जाएगा, H2 एक निकल जाएगा बाहर, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके पहले जो और ऐसा ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप यहाँ भी तो आएंगे ना, यहाँ भी तो जुड़ेगा, और यहाँ भी आगे फिर से यही ग्रुप आएगा, H2N वाला ग्रुप भी इधर आएगा। तो ये जो आखिरी आखिरी टर्मिनल वाला होता है ना, टर्मिनल मतलब आखिरी वाला, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसका OH निकल जाएगा, इसका भी OH निकल जाएगा, और आपस में जुड़ के ये बना लेंगे। तो इसका जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, सीधा सीधा आखिरी वाला जो टर्मिनल है उसका एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ पे क्या कर दोगे, NH2 है तो NH करो, एक बॉन्ड इधर खिसका दो ब्रैकेट से बाहर, CH2 6 बीच वाला है कोई दिक्कत नहीं है, फिर NH2 है, ये टर्मिनल है देखो इसका, हेक्सामेथिलीन डाइमीन का ये आखिरी वाला अणु है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन कम करो NH, लेकिन अब इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से जोड़ोगे, जहाँ से OH निकला है, यहाँ से OH जुड़ा है, OH निकला है तो CO के साथ जोड़ो, तो ये रहा C डबल बॉन्ड हो, फिर C डबल बॉन्ड हो किसके साथ जुड़ा है, CH2 4 के साथ, तो ये CH2 4 के साथ जोड़ दो, उसका बाद COH, लेकिन ये COH जो है वो आखिरी है, और COH से OH निकलता है हमेशा, तो OH को निकालो तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O बचेगा, बॉन्ड को ब्रैकेट से बाहर निकालो, खत्म करो। अब बात आती है इसको नायलॉन 66 क्यों बोलते हैं। ठीक है, नायलॉन तो ठीक है, लेकिन 66 का क्या मतलब है, 66 क्यों नहीं बोल रहे हैं, 66 क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है क्योंकि जो हमारा हेक्सामेथिलीन डायमीन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, देखो 6 कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 है, कैसे, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, ये रहा 4 तो दिख रहा है ना सीधा सा 4, ये 5 और 6, यानी कि दोनों जो एकलक हैं, दोनों जो मोनोमर है उसमें 6 कार्बन है, और इसी कारण से इसको पहले वाले मोनोमर में भी 6 कार्बन, दूसरे में भी 6 कार्बन, इसीलिए इसको कहा जाता है नायलॉन 66। ठीक है, अब इसका यूज देख लेते हैं, क्या यूज है भाई, इसका यूज ब्रश ब्रिस्टल्स बनाने में, ब्रश यानी कि जो टूथ ब्रश करते हैं तो उसमें जो रेसे रहते हैं ना, निकले रहते हैं दांत के घिसने के लिए, वो बनाते हैं इससे, नायलॉन 6 से। ठीक है, क्लॉथेस बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है, शीट्स बनाते हैं, कई सारे शीट्स बनाने के काम आते हैं। और अभी आजकल थोड़ा सा कम हो गया है प्रचलन में, पर बता देता हूँ, पहले खाट होता था, खटिया, तो खटिया में क्या होता था, उसका जो रस्सी टाइप का रहता था ना, मोटा पट्टी वाला रस्सी, वही सीट है। ठीक है, वो बनाने में भी इसका यूज करते हैं, जिसको ना हम लोग लोकल भाषा में कोर बोलते हैं। ठीक है, खटिया का कोर ऐसा बोलते हैं, तो वो बनाने में भी इसका यूज होता है, नायलॉन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नायलॉन का रस्सी भी बनाते हैं, चाहो तो लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में, रोप बनाने में, रस्सी बनाने में इसका यूज होता है। आगे देखते हैं नायलॉन 6 क्या होता है। तो नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो है कैप्रोलैक्टम, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा ये है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम में क्या होता है, एक 7 मेंबर्ड रिंग होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसमें 1 नंबर के पोजिशन में कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है, 2 नंबर पे NH जुड़ा है, 3 नंबर पे क्या है CH2, 4 पे CH2, 5 में CH2, 6 में CH2, 7 में CH2। हालांकि यहाँ पे दिखा नहीं गया है, पर इसका मतलब CH2 ही होता है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे दिखा दो सीधा सा, यहाँ पे भी क्या जुड़ा है हर जगह पे, इसको मैं दिखा देता हूँ अगर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे तो, CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, ओके, यहाँ भी CH2,
और ये भी CH2। तो CH2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। NH की संख्या कितनी है? 1। नाइट्रोजन की संख्या 1। और अगर कार्बन की संख्या बात करें तो 6 कार्बन है। कैसे? यहाँ भी तो एक कार्बन है, कुछ नहीं मतलब। यहाँ भी क्या है? कार्बन, कीटोन ग्रुप है ना, तो कार्बन। तो कार्बन कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन। ठीक है, लेकिन CH2 कितना टो है? 5 टो। तो इस तरह से CH2 तो 5 टो है। ये देखो NH, मान लो इसको हम लोग यहाँ से ब्रेकिंग करें, इस जगह से अगर हम ब्रेकिंग कर दें, तो ब्रेकिंग करने पर ये NH बचा है यहाँ पे। ये देखो, ये NH 2 नंबर का NH। फिर NH से कितना टो CH2 जुड़ा है? 1 2 3 4 5। 5 टो CH2 जुड़ा है, तो CH2 होल 5। अब ये CH2 किससे जुड़ा है? C डबल बॉन्ड से। ये C डबल बॉन्ड और N, इसी को बोलते हैं नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 क्यों बोले? अगेन वही बात है, 6 ठो कार्बन है, 5 टो CH2 का और एक ठो कार्बोनिल वाला कार्बन। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया नायलॉन 6। इसका जो मोनोमर यूनिट है, जो एकलक है, उसमें कार्बन संख्या कितनी है? 6 है। तो याद रखना, इसका नायलॉन 6 का पॉलीकैप्रोलैक्टम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीकैप्रोलैक्टम। छोड़ मत देना अगर ऐसा आ गया तो। पॉलीकैप्रोलैक्टम क्या है मान लो आ गया, छोड़ मत देना, नायलॉन 6 को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन 6 का जो मोनोमर है, जो एकलक है, वो कैप्रोलैक्टम है। तो पॉलीकैप्रोलैक्टम, जैसे कि एथिलीन का पॉलीएथिलीन होता है, उसी तरह से कैप्रोलैक्टम का पॉलीकैप्रोलैक्टम। या फिर ऐसा ना दे तो नायलॉन 6 दे दी, तो भी ये समझना। ठीक है। अच्छा, यूज क्या है इसका? टायर बनाने में, ठीक है, फैब्रिक्स बनाने में, रस्सी बनाने में। ठीक है, नायलॉन 6 का उपयोग है ये। शॉर्ट में है, मैं लिखा हूँ, तुम लोग लिख लेना अच्छे से। इसका उपयोग टायर बनाने में क्या आता है, इसका उपयोग फैब्रिक बनाने में क्या आता है, इसका उपयोग रस्सी बनाने में क्या आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कन्वेनर बेल्ट बनाने में भी क्या आता है, जो हॉलर वगैरह में दो मोटर को आपस में जोड़ता है, एक बेल्ट रहता है ना, वो बेल्ट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 6 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक नया टाइप का है नायलॉन, नायलो लिख दिया हूँ, ये नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। यह है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। सुधार देते हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या है? इसका जो मोनोमर है वो दो अलग अलग टाइप का है। एक है, जैसे कि देख सकते हो, ग्लाइसिन है, और दूसरा क्या है? अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन है और अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो जो ग्लाइसिन है उसका फॉर्मूला ये रहा, H2NCH2COH। ये है ग्लाइसिन, ये वाला। और ये है अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अमीनो कैप्रोइक एसिड वही कैप्रोलैक्टम वाला ही है। ठीक है, 5 टू CH2 और एक टू CO और एक टू NH2 था ना, वही वाला है। ठीक है, अब इन दोनों का जब बहुलीकरण करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुलीकरण। तो इनका जब बहुलीकरण करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से सीधी सी बात है, OH निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा। संग्रहण तो पढ़ रहा हम। और सिंपली यहाँ से भी वही होगा, यहाँ से H निकलेगा और इधर इस साइड जो भी COH रहेगा उससे OH निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? NH बचेगा, CH2 बचेगा, CO बचेगा, लेकिन OH नहीं बचेगा। OH तो उसके साथ निकल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? NH। तो ये रहा NH। फिर यहाँ क्या बचा? CH2 5। अब यहाँ पे COH है, लेकिन ये OH भी तो निकल जाएगा। इधर जो भी आएगा NH2 उसके साथ में H2O बना के, तो इसका OH भी गायब हो जाएगा। मैंने बताया भी था पहले से। ठीक है, आखिरी वाले का HH हटाना और इसका COH है तो OH हटाना, पहले भी कर चुके काम नायलॉन 6 में। तो इस तरह से ये बन जाएगा नायलॉन 2 6। और बात आती है इसको नायलॉन 2 6 क्यों बोलते हैं? नायलॉन 2 6 नहीं, नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं? तो सीधी सी बात है भाई, इसका जो एक लक है, इसमें दो कार्बन, देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो एक ठो मोनोमर में दो कार्बन है और इसमें 6 ठो कार्बन है। कैसे? ये रहा 5 और ये रहा 1, टोटल कितने? 6। तो 2 and 6, तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसका नाम पड़ गया। राइट, चलो बहुत बढ़िया। हम्म, आगे देखते हैं आणविक बल के आधार पर। आणविक बल किसके मध्य लगेगा? जब मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, और मोनोमर जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर का निर्माण करते हैं, तो इन मोनोमर के बीच में ना कुछ बल लगता है। तो ये बल प्रबल है कि दुर्बल है कि कौन सा बल है, इसके आधार पर इसको चार प्रकार में बांटा गया है। एक होता है इलास्टोमर, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यास्थ। इलास्टिक, इलास्टिक से बना इलास्टोमर। इलास्टिक कौन होता है? रबर इलास्टिक होता है। रबर को हम लोग खींचते हैं तो फिर वापस अपने स्थान पे आ जाता है ना। हाँ, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ या फिर इलास्टिसिटी। तो इसमें रबर जैसा प्रत्यास्थ गुण होता है। अंतरा अणु बल दुर्बल होता है। भाई दुर्बल होगा तभी तो खींच पाएंगे, और खींचने से खींचा जाता है। अगर प्रबल होता है उनमें अंतर अणु बल, तो खींच पाते क्या और खिंचाता क्या वो? नहीं।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। इनके जो अणु होते हैं उनमें दुर्बल अंतर अणुक बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तभी तो हम उसको खींच पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइबर यानी कि तंतु। इसकी तनन क्षमता उच्च होती है और इसमें क्रिस्टली गुण आ जाता है, मतलब ये थोड़ा सा तगड़ा होता है, जैसे कि नायलॉन 66 और पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर को टेरिलिन भी कहा जाता है, याद रखना। नायलॉन 6 के बारे में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट है ताप दृढ़ और ताप सुगठ। पर बाय द वे इसका इंग्लिश नाम ज्यादा आता है, इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख के पूछा जाता है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोसेटिंग को हिंदी में ताप दृढ़ कहते हैं और थर्मोप्लास्टिक को ताप सुघट्य कहते हैं। इनमें अंतर कई बार पूछा आता है, इसलिए मैंने अंतर यहाँ पे बना दिया है। देखो दोनों में अंतर क्या होता है। जो थर्मल प्लास्ट जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, हिंदी में इसका क्या नाम है, थर्मोप्लास्टिक का नाम है ताप सुघट्य। तो यह है ताप सुघट्य। तो जो ताप सुघट है ना, इसमें क्रॉस बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि तिर्यक बंध होते हैं। और ये क्या है, थर्मोसेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप दृढ़। और जो ताप दृढ़ होते हैं इनमें रेखीय बहुलक होते हैं। ये क्या है, ताप दृढ़। ठीक है, दोनों नाम याद रखना। हाँ, इसमें दुर्बल वंडरवाल बॉन्ड होते हैं, इसमें अंतर आणविक रासायनिक क्रॉस बॉन्ड होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्रॉस बॉन्ड तो इसमें होता है ना। ओके, चलो आगे देखते हैं। गर्म करने पर मुलायम होकर आसानी से पिघल जाते हैं। ठीक है, गर्म करने पर क्या होते हैं, मुलायम होकर आसानी से पिघल जाते हैं। कौन, थर्मोप्लास्टिक। और गर्म करने पर पिघलते नहीं। कौन नहीं पिघलता है, थर्मोसेटिंग। पिघली अवस्था में सांचों में ढलकर प्राप्त किया जा सकता है। पिघली अवस्था में सांचों में ढलकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि गर्म करें तो पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो हम जिस सांचे में इसको रखेंगे, यानी कि जिस भी फ्रेम में हम लोग रखेंगे उस फ्रेम का बन जाएगा। मान लो गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा शेप में ढल जाएगा। कटोरी में रखेंगे गर्म करके पिघलने के बाद तो कटोरी जैसा बन जाएगा। यानी कि जिस भी सांचे में रखेंगे उस जैसा ढल जाएगा। कौन, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गर्म करने पर एक तो नहीं पिघलता है, पर क्या होता है, मोल्डिंग के समय का क्रॉस बॉन्ड बनाने के कारण ये कठोर और अपरिवर्तनीय हो जाता है। ठीक है, ये अपरिवर्तनीय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, रेखीय बहुलक ये होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और क्रॉस बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, क्रॉस बॉन्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट को उल्टा करना, पहला पॉइंट को। ठीक है, क्रॉस बॉन्डेड कौन होगा, थर्मोसेटिंग में होगा। चलो, मोल्डिंग मतलब क्या होता है, किसी का शेप को जो बदलना, किसी भी शेप को बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको कहा जाता है मोल्डिंग। तो थर्मोसेटिंग को हम लोग, थर्मोप्लास्टिक को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि शेप को बदल सकते हैं गर्म करके पिघला के। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है उसको मोल्डिंग नहीं कर सकते, बात यही है। थर्मोप्लास्टिक इन्हें बार बार मोल्ड किया सकता है, यानी कि बार बार इसका जो शेप है ना वो बदल सकता है। इसका ताप सुघट्य का, थर्मोप्लास्टिक का। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है बार बार नहीं कर सकते भाई। बाय द वे एक ही बार जैसा बना है वैसे ही रहता है, वो नहीं बदलता है बार बार। और जो थर्मोप्लास्टिक है, मैंने बताया इसमें रेखी करना। ठीक है, इसको सुधार लेना, ये रेखी नहीं, रेखी होगा, ये क्रॉस बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये रेखीय होगा, राइट। तो सुधार लेना सब लोग। और यहाँ पे क्रॉस बॉन्ड होगा, ये रेखीय नहीं होगा। ये क्या है, ये क्रॉस बॉन्ड होगा, वही क्रॉस बंध वाला, यही वाला। ठीक है, उदाहरण देख लो इसका। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है, प्लास्टीरीन, पॉलीथीन। पॉलीथीन सबसे अच्छा है यार, पॉलीथीन और पीवीसी, ये अच्छा एग्जांपल है। पॉलीथीन को देखो, पॉलीथीन गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद उसको जिस भी शेप में डालोगे उसी शेप में हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, थर्मोसेटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल बैकलाइट। बैकलाइट क्या होता है पता है, जो कुकर होता है या जो कढ़ाई होता है, उसका जो हैंडल रहता है ना, हैंडल में एक काला रंग का गत्था एक लगा रहता है ना, वो होता है बैकलाइट। तो बैकलाइट को गर्म करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पिघलता नहीं है। तो ये इसका एग्जांपल है, वो गर्म करके हम लोग सेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, गर्म करके सेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए थर्मोसेटिंग है।
ठीक है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक यानी कि क्या है? प्लास्टिक, प्लास्टिक का यहाँ भी क छूटा हुआ है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा कि गर्म करने पर हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र से, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। जैसे कि पीवीसी बार बार आया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये पीवीसी क्या होता है? तुम लोग ना टीवी में ब्रेक वगैरह देखे होगे, बहुत सारे एक्टर्स लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये वाला पाइप जहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता, ऐसा पाइप वैसा पाइप। जो नल का पाइप रहता है ना, प्लास्टिक का व्हाइट कलर का एक बड़ा सा पाइप रहता है, जिसमें नल को फिट करने पे पानी का सप्लाई किया जाता है, तो वही उसी को बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वही बनाते हैं इससे। ठीक है, तो एक होता है विनाइल क्लोराइड, इसका जो एकलक है वो कौन है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? ये एथीन, एथीन है, एथीन अणु के विनाइलिक पोजीशन पे, विनाइलिक और एलाइलिक पोजीशन जानते होगे, ये डबल बॉन्ड है अगर, तो डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, और डबल बॉन्ड के जो अल्फा पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। यानी कि डबल बॉन्ड है, तो इससे ये जो पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, यानी कि विनाइलिक क्लोराइड हो गया। एलाइलिक एक होता है, तो मान लो डबल बॉन्ड से जुड़ा एक CH3 है, उससे फिर क्लोरीन जुड़े, तो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक। तो इसको विनाइल क्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि विनाइलिक पोर्शन पे जुड़ा हुआ है, एल्कीन के विनाइल वाले पोर्शन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये विनाइल क्लोराइड है। मान लो एन टू ले लें विनाइल क्लोराइड, तो आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? पीवीसी, यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड। ये है विनाइल क्लोराइड, ये है पॉली, सामने में क्या जोड़ दोगे? पॉली, तो पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये कौन है? विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो बन गया पॉली का पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। यूज क्या है देख लो, देख, पाइप बनाने में। फिर ब्लड, ये क्या है? ब्लड, ब्लड नहीं है ना ये, ब्लड क्या होता है? ब्लड स्टोरेज है, ब्लड स्टोरेज बैगेज में किसी को ब्लड डोनेट किए हो या रिसीव किए हो ब्लड बैंक से, तो देखना वहां पे एक पाउच रहता है स्पेशल ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, तो उसको भी पीवीसी से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें भी केबल वायर भी बनाते हैं। और सीट कवर, जो स्कूटी बाइक कार है ना, उसका जो सीट का जो कवर रहता है ना, वो भी बनाने के काम आता है पीवीसी से। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिंपल सा इतना ही है बस। ठीक है, आ सकता है। चलो, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी बहुत यूज का है। टेफ्लॉन क्या है? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, इसका मोनोमर यानी कि एकलक, ये एकलक का नाम क्या है? मोनोमर यानी कि एकलक, पॉलीमर और एक मोनोमर, तो मोनोमर यानी कि एकलक, उसका नाम क्या है? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। एथिलीन में क्या करोगे? चारों हाइड्रोजन को हटा करके, ये एथिलीन था अपना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन में चारों हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह में फ्लोरीन को ट्रांसफर कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो ये बन जाएगा टेफ्लॉन, सॉरी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलीकरण करेंगे, यानी कि इसके कई एकलक को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर बनता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और इसी को टेफ्लॉन कहा जाता है। ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरोथाइलीन या एथिलीन, इसी को क्या कहा जाता है? टेफ्लॉन। क्या काम है भाई टेफ्लॉन का? तो टेफ्लॉन ना एंटी स्क्रैच है। एंटी स्क्रैच एक ना लिक्विड टाइप का आता है, जिसको ना कार पे या बाइक्स पे लगाते हैं ताकि स्क्रैच ना पड़े। ठीक है, और इसके अलावा नॉन स्टिक बर्तन बनाने में देखना कि बहुत सारे कुक्स लोग रहते हैं, बिना तेल का यूज किए हुए बहुत सारे कुछ डोसा वगैरह बना देते हैं, चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन वगैरह, नॉन स्टिक बर्तन वगैरह बनाने में टेफ्लॉन का यूज करते हैं, तो टेफ्लॉन जो वो चिपकने नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसका यूज है टेफ्लॉन का। ओके, टेफ्लॉन क्या है? एक लिक्विड होता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है। अगेन बेकेलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बाकी से हट के थोड़ा टफ है, पर इजी है। टफ है पर इजी है, अगर समझ गए तो। समझाता हूँ, देखो कैसे। बैकलाइट जो भी बताया था, जो कुकर का डंडी होता है वो बैकलाइट है। तो ये बैकलाइट बनता कैसे? कुकर का जो डंडी है वो कैसे बनता है, जो हैंडल है वो कैसे बनता है, हैंडल का कवर ना, वो कैसे बनता है? तो बनता भी है वो दो चीज से, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। ये है अपने पास फिनॉल, और ये है अपना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, जो HCHO है, उसको हम लोग CH2O लिख सकते हैं। देखो ये CH2 और O,
तो इसलिए यहाँ पे CH2 लिख दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ बेंजीन की या फिनॉल की ही बात करते हैं, तो मान लो ये फिनॉल है, मान लो क्या ये फिनॉल ही बना रहा हूँ पक्का वाला, ठीक है, ये फिनॉल है, तो फिनॉल के सारे जगहों पे हाइड्रोजन ऐसा रहता है, भले ही हम लोग उस हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, ठीक है, उस हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते नहीं है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं, यानी कि CH2O के साथ करते हैं, CH2O क्या है, HCHO, ठीक है, इसके साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये जो CHO है वो अटैक करता है ऑर्थो वाले पोजिशन पे, यहाँ पे, तो ऑर्थो वाले पोजिशन पे अटैक करके क्या करता है, ये जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये रहा OH, और इस तरह से ये रहा CH2O, जुड़ गया। और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अब इस ऑक्सीजन के बाद जुड़ेगा इस तरह से, OH बन गया, बाकी जगह फिर से वही हाइड्रोजन रहेंगे, तो सेम हाइड्रोजन सेम कार्बन उतने ही संख्या में रहते हैं, यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। CH2OH ये जुड़ गया। अब ये जो है वो अभी मैंने कहाँ पे जोड़ा है, ऑर्थो पे जोड़ा है, तो ये पैरा पे जुड़ सकता है और ये वाले ऑर्थो पे जुड़ सकता है, ये इसका केस है। CH2O को जोड़ना है और ये H को निकालना है, तो H जो है वो निकलेगा तभी तो जुड़ेगा ना, ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते, ये H अपने जगह को खाली करेगा तभी CH2O जुड़ेगा। तो जब CH2O जुड़ेगा तो ये H निकल के यहाँ पीछे ऑक्सीजन के पीछे जुड़ जाता है और ये बन जाता है CH2OH, राइट। तो वापस देखते हैं, तो ये देखो फिनॉल के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि CH2O जुड़ता है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे देखो पैरा में जुड़ गया CH2OH, वही बात है CH2O है, लेकिन यहाँ पैरा में भी तो हाइड्रोजन था, ये देखो ये भी तो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, समझ आए। मान लो ये CH2OH को हम नीचे जोड़ देते हैं पैरा वाले पोजिशन पे, ये रहा बेंजीन, और यहाँ पे जुड़ गया CH2O, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्या करेगा, इधर पीछे जुड़ेगा, जहां भी CH2O जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन निकल के उस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो एक बार पैरा में जुड़ गया, पैरा ऑर्थो में जुड़ गया, और एक बार ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पैरा सब में जुड़ गया, ठीक है। तो जब ये लोग आपस में जुड़ते हैं, ये तो पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो फिनॉल आपस में जुड़ते जाते हैं तो वो कैसे जुड़ते हैं पता है, ये देखो कैसे जुड़ते हैं। मान लो मैंने क्या किया, एक फिनॉल लिया, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, ठीक है, अभी का स्टेप समझोगे तभी आगे कुछ समझोगे, नहीं तो फिर रटते रहोगे। ये रहा फिनॉल और ये है अपना CH2OH, ये है बगल वाला फिनॉल, इसके बगल में तो फिनॉल होगा, और ये इसका CH2OH, राइट। अब यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, चलो ये रहा एक और फिनॉल, और ये रहा इसका CH2OH। अब CH2OH तो ठीक बात है, चलो अच्छी बात है, वो दिखा दिया मैं, लेकिन यहाँ पे जो नहीं दिख रहा वो ये है कि यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है हर जगह पे, जिसको हम लोग दिखाना जरूर नहीं समझते। यहाँ भी है हाइड्रोजन, हर जगह पे हाइड्रोजन है, जो हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, बट इट इज देयर, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, ये जो OH है इस H के साथ H2O बना के निकल जाएगा, निकल गया बाहर। अब ये जो OH है अगेन इस H2O के साथ हाइड्रोजन के साथ H2 बना के निकल जाएगा, और अगेन ये जो OH है वो बगल अभी आ गया और लिखा नहीं, वैसे तो कई सारे होंगे, उसके साथ निकल जाएगा। इसी तरह से ये जो OH है इधर बगल का जो OH रहेगा उसके साथ निकल जाएगा। तो ये जो CH2 है अब वो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ेगा, इस पोजिशन पे डायरेक्ट जुड़ेगा। अब ये जो CH2 है वो फिर से इस वाले पोजिशन पे डायरेक्ट जुड़ेगा, और ये CH2 अगला जो उधर आएगा उसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगा और एक चैन बनाएगा इस तरह से। ये देखो ये CH2 जुड़ा, CH2 जुड़ा, CH2 जुड़ा, और ये OH, और ये N2 बनेगा ऐसे, और ये CH2 इधर बाहर निकला हुआ मतलब और जुड़ा है, इधर भी ये देखो ब्रैकेट से बाहर निकला है मतलब और जुड़ा है। इसी को कहा जाता है नोवोलैक। अभी बेकेलेट नहीं बना है, अभी क्या बना है, नोवोलैक। और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक रेखीय संरचना है, एक ही रेखा में आगे बढ़ रहा है, ब्रांच नहीं निकल रहे, देखो ये एक ही रेखा में आगे बढ़ते आ रहे हैं इस तरह से, यही तो है ना, इस तरह से आगे बढ़ते आ रहे हैं, रेखीय संरचना, इसको बोलते हैं नोवोलैक। एक बार एग्जाम में आया था नोवोलैक क्या होता है, तो नोवोलैक बेकेलेट के जस्ट पहले वाला स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से बनता है। कैसे बनता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करेंगे, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बनता है, इसको जब थोड़ा सा और गर्म करते हैं तो ये आपस में लिंक हो जाता है, लिनियरली लिंक होता है, रेखीय रूप से जुड़ जाता है, और रेखीय रूप से जुड़ के लोवोलैक बनाते हैं। अब आगे लोवोलैक को जो फिर से और गर्म करते हैं, इसको जब फिर से गर्म करेंगे तो ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होना चालू करते हैं, तिर्यक रूप से जुड़ना चालू कर देते हैं, और जब तिर्यक रूप से जुड़ेंगे तब फिर बनता है हमारा बेकेलेट। ये देखो बेकेलेट, तो तिर्यक रूप से कैसे जोड़ोगे, देखो ये तरीका ये है
कि देखो फिनॉल को देखो, ग्रीन वाले को छोड़ दो, केवल जो व्हाइट एरिया उसको देखो। तुम लोग खाली व्हाइट व्हाइट को देखो, ग्रीन को इमेजिन करो ग्रीन वाला है ही नहीं यहाँ पे। तो जब खाली ग्रीन ग्रीन को देखोगे तुमको फिनॉल दिखेगा, खाली ऐसा दिख रहा होगा देखो। अच्छा, मैं व्हाइट से ही बना देता हूँ। हाँ, तुम लोगों को खाली ऐसा दिख रहा होगा, यह है फिनॉल, राइट। अब ये जो फिनॉल है वो चारों तरफ से ग्रीन से जुड़ा है। ये मान लो दो ठो, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये दोनों फिनॉल आपस में CH2 से जुड़े हैं, फिर ये दोनों फिनॉल CH2 जुड़े हैं, फिर ये अगला के साथ CH2 जुड़ेगा, ये इधर भी CH2 जुड़ेगा। अब इसके जस्ट नीचे उल्टा वाला फिनॉल है। उल्टा फिनॉल कैसे? इस तरह का संरचना है देखो। फिर से एक फिनॉल बना है जिसका जो OH है वो नीचे की तरफ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब वाला है। ये देखो, OH इसका नीचे है। खाली फिनॉल को देखो, इसको मत देखो। अब क्या करोगे, फिर से इन दोनों को CH2 से जोड़ दो, इन दोनों को CH2 जोड़ दो, इन दोनों को CH2 जोड़ दो, और ऑर्थो को फिर से ऐसे जोड़ते जाओ। तो ये बन जाएगा अपना बेकेलाइट। ठीक है, कैसे बना एक बार और बताता हूँ, नया से बनाता हूँ। कैसे बना है देखो। ठीक है, ये देखो फिनॉल है ना। ये देखो एक और फिनॉल है। ठीक है, ये रहा एक और फिनॉल। ये बना लिया तीन ठो। अब नीचे तीन ठो उल्टा फिनॉल बनाना। ये रहा OH, ये रहा उल्टा फिनॉल क्रमांक 2, और ये उल्टा फिनॉल क्रमांक 3। ये बन गए कई सारे उल्टा फिनॉल। अच्छे से बनाना। ओके, अब क्या करना है हमको, इन सभी को ना CH2 के थ्रू जोड़ देना है। जोड़ दो, यहाँ पे CH2 करो और इसको जोड़ दो, इसको CH2 करो और जोड़ दो, यहाँ भी CH2 लिखो और जोड़ने के लिए, और आगे छोड़ना भी तो पड़ेगा ना, इतना तक जोड़ते रहोगे। और इधर भी आगे और है, इनको भी जोड़ो ऑर्थो वाले पोजिशन से CH2। अब ध्यान देना ना, इसी इसी पोजिशन को जोड़ना, गलत गलत जगह मत जोड़ देना। इसको भी जोड़ो इस तरह से ऑर्थो वाले पोजिशन पे, और इधर भी जोड़ो CH2 को, इधर ऐसे छोड़ दो, और यहाँ भी तो CH2 है जो जुड़ेगा किसी न किसी से। और फिर लास्ट में क्या करो, इन दोनों को, इन दोनों के सिर को और पूंछ को जोड़ो, फिर इधर भी जोड़ो इन दोनों को, फिर इन दोनों को भी जोड़ो। तो ये जो बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैकेलाइट। इसको क्या बोलते हैं, बैकेलाइट। अब जानते हैं बैकेलाइट का यूज क्या है। कॉम बनाने में, यानी कि कंघी बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, जो तुम्हारे घर में बोर्ड वगैरह जिसको टिकटॉक करके पंखा चालू पंखा बंद, लाइट चालू लाइट बंद करते हो ना, वो स्विच इसी से बना हुआ है, बैकेलाइट से। फिर कुकर हैंडल सब बनाने में काम आता है बैकलाइट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद करना अच्छे से। नेक्स्ट आता है वल्कनीकरण। वल्कनाइजेशन इसको बोला जाता है। वल्कनीकरण क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझते हैं। एक होता है प्राकृतिक रबर। रबर दो प्रकार का होता है, एक ऐसा रबर भी होता है जो हम लोग बनाते हैं, और एक ऐसा रबर होता है जो प्रकृति में मिल भी जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर नरम और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। जो नेचुरल रबर होता है ना, जो प्रकृति से मिलने वाला रबर होता है ना, वो गर्म कर दे तो नरम, यानी कि एकदम सॉफ्ट हो जाता है, पूरा काम का नहीं रह जाता है। और अगर ठंडा कर दो तो पूरा टूट फूट जाता है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, और ये जल अवशोषण क्षमता अधिक होता है, यानी कि जल को ग्रहण कर लेता है, तो हमारे काम का नहीं रहता, मतलब जो प्राकृतिक रबर होता है। हमको ये सब नहीं चाहिए भाई। हमको रबर का उपयोग मान लो एकदम कम तापमान पे करना है तो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा तापमान में करना है रबर का उपयोग तो भी नहीं कर पाएंगे, तो वो रबर हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, और क्या होता है इस रबर का, प्राकृतिक रबर का नेगेटिव चीज, यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है। यानी कि मान लो कोई ऐसा पानी में गिर गया जिसमें कोई अध्रुवीय विलायक है, जैसे बेंजीन में गिर गया मान लो रबर का, इस तरह से बेंजीन में गिर गया। ठीक है, बेंजीन में ही लेके चलता है, हाइड्रोकार्बन वाला है, तो अध्रुवीय विलायक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी अध्रुवीय होता है, उसमें मान लो गिर गया वो विलायक है, तो वो जो रबर घुल जाएगा चुपचाप, रबर कोई काम का नहीं रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रबर के गुणों में कुछ चेंज करना पड़ेगा, इन भौतिक गुणों में सुधार करना पड़ेगा। तो सुधार करने के लिए एक प्रोसेस क्या आता है, एक प्रक्रिया क्या आता है, और उस प्रक्रिया का नाम है वल्कनीकरण। उस सुधार प्रोसेस का, नेचुरल रबर को और स्ट्रांग बनाने के लिए, नेचुरल रबर को क्या करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कोई मिल गया वाला देखे होगे जिसमें ऋतिक रोशन थोड़ा दुर्बल टाइप का रहता है, उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत पड़ता है, फिर जादू आता है और जादू उसका वल्कनीकरण कर देता है, फिर वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग। तो ये होता है वल्कनीकरण। पर उस समझना ना, ऐसा लिख मत देना। ठीक है, कई बार लिख देते हैं बच्चे खुशी खुशी में। तो वल्कनीकरण क्या होता है,
रबर का वल्कनीकरण क्या होता है, प्रोसेस देखो कैसे वल्कनीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में अपरिष्कृत रबर को, अपरिष्कृत मतलब जो शुद्ध नहीं है ऐसे रबर को, सल्फर और उपयुक्त योजकों के साथ, मेनली सल्फर के साथ हम लोग गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन के ताप तक गर्म करते हैं। तो ऐसा गर्म करते हैं तो वो जो रबर होता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। नॉर्मल रबर लो, ठीक है, रबर को लो। ये रबर कौन सा है? प्राकृतिक रबर है। ये कौन सा रबर है? प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर को क्या करना है? गर्म करना है। कितना गर्म करना है? 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन तक गर्म करना है। किसके उपस्थिति में गर्म करना है? सल्फर और कुछ उपयुक्त अभिकर्मक के साथ। तो क्या होगा, ये जो प्राकृतिक रबर है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि सल्फर अब बीच बीच में घुस जाएगा, उस प्राकृतिक रबर के बीच में घुस जाएगा और वो क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, इससे वल्कनीकरण से क्या होता है, द्विबंधों के स्थान पर सल्फर तिर्यक बंध बनता है। तिर्यक बंध यानी कि क्रॉस लिंक्ड हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार रबर कठोर हो जाता है। रबर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाता है। वो हमारे काम को हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रोसेस भी देखेंगे। तो टायर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। और रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंध के रूप में किया जाता है। वल्कनीकृत रबर के अणुओं की संभावित संरचनाओं को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। देखो आगे इसका संरचना को बताया गया है। ठीक है, बताया क्या गया, बनाया हूँ। ये देखो, ये प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन ये है, देख लो संरचना। जो ब्यूटाडाइन हम लोग पढ़े थे ना, 1,3 ब्यूटाडाइन, उसी टाइप का है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, CH3 C, डबल बॉन्ड CH CH3, और ऊपर में CH3। इसको, इस वाले संरचना को आइसो बोलते हैं। पढ़ाया भी, याद होगा IUPAC नोमेनक्लेचर में आइसो। इसका नाम कर दिया गया है आइसोप्रीन। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? आइसोप्रीन। अब देखो इसका वल्कनीकरण करते हैं। किसका वल्कनीकरण कर रहे हैं? प्राकृतिक रबर यानी कि आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन का वल्कनीकरण करने पर क्या होगा? सल्फर के साथ गर्म करने पर द्विबंध के स्थान पर, द्विबंध ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। वल्कनीकरण करने से क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सल्फर जुड़ जाएगा। तो देखो वल्कनीकरण करते हैं। ये देखो, ये भी आइसोप्रीन का एक अणु है और ये आइसोप्रीन का दूसरा अणु है। कई सारे अणु को गर्म करेंगे ना, तो जब आइसोप्रीन के अणुओं को गर्म करते हैं, ये एक अणु है, ये एक अणु है, गर्म कर दिए 373 से इतना 415 केल्विन सल्फर के साथ, तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ना, उस जगह पे सल्फर जुड़ जाएगा। देखो व्हाइट कलर से जुड़ गया है। यहाँ पे सल्फर जुड़ गया, इस जगह पे जुड़ा, और इस जगह पे भी सल्फर जुड़ गया। दोनों जगह पे सल्फर जुड़ गया, ये देखो जुड़ गया। इससे क्या होगा? ये दो ठो यूनिट आपस में जुड़ गए। पहले जो रबर दुर्बल था, अब उसमें डबल शक्ति आ गया, सल्फर जोड़ के रख दिया दो ठो यूनिट को। ठीक है, इससे ये जो रबर है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। ठीक है, और यही तो इम्पोर्टेंट है वल्कनीकरण का। वल्कनीकरण से क्या होता है? वल्कनीकरण से वह रबर जो थोड़ा सा कमजोर था, गर्म करने पे पिघल हो जा रहा था, सॉफ्ट हो जा रहा था, ठंडा करने पर क्या हो जा रहा था? भंगुर हो जा रहा था। ठीक है, जो ध्रुवीय जो अध्रुवीय विलायकों में घुल जा रहा था, जो ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, यानी कि कुल मिला के कमजोर रबर था, उस रबर का वल्कनीकरण करने पर, वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण क्या होता है? सल्फर के साथ प्राकृतिक रबर को 373 से लेकर के 475 केल्विन तक गर्म करना, ये होता है वल्कनीकरण। सिंपल शब्दों में, एक लाइन में अगर बोलूं वल्कनीकरण क्या होता है, तो वल्कनीकरण क्या होता है? प्राकृतिक रबर को सल्फर तथा उपयुक्त अभिकर्मकों के साथ गर्म करना वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण करने से क्या होता है? वल्कनीकरण करने से जो प्राकृतिक रबर का डबल बॉन्ड है, यानी कि आइसोप्रीन में जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड के जगह पे सल्फर क्रॉस बॉन्ड बना के चिपक जाता है। चिपक गया, तो चिपक गया तो क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा, तो वो जो शक्ति उसकी कम थी, कौन सी शक्ति कम थी? सॉफ्ट हो जा रहा था, भंगुर हो जा रहा था, घुल जा रहा था, ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, अब वैसा नहीं होगा, अब वो कठोर हो जाएगा, अब वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ये सब फायदा होता है वल्कनीकरण करने से। तो वल्कनीकरण करने के बाद जो रबर प्राप्त होता है उसका उपयोग क्या होता है? टायर बनाने के लिए। मेनली इसका उपयोग क्या में किया जाता है? टायर टायर बनाने के लिए किया जाता है। दैट्स इट, शॉर्ट में मैंने ये सब बता दिया जो जो भी आ सकता था इस टॉपिक से। फिर भी किसी का कुछ क्वेश्चन रह गया होगा तो मुझे बता देना, अलग से एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा पॉलीमर से रिलेटेड। इसी के साथ जो पॉलीमर है वो कंप्लीट फिनिश होता है इन वन लेक्चर, इन वन शॉट। सब लोग देख लेना, रिविजन कर लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, राइट? ओके।